साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों को देखते हुए नेशनल जनमत का मानना है कि तथाकथित सामाजिक न्याय और बहुजनवाद की बात करने वाले राजनीतिज्ञों और तथाकथित बहुजनवादी पत्रकारों को अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है। सिर्फ मुंह उठाया, भारतीय जनता पार्टी और संघ को हर बात के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तमाम सारे लोग मुझे फोन करके समझाने की कोशिश करते थे कि अपनी जाति और अपने वर्ग के नेताओं पर सवाल मत उठाइए, इससे सब्सक्राइबर कम होते हैं। तो अगर धंधे का खेल करना ही है तो बहुजनवाद का, सामाजिक न्याय का दिखावा मत करिए। नेशनल जनमत का मानना है कि संघ, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी ये अपने लोगों के लिए, जिनके लिए सत्ता में आते हैं, उनके लिए काम करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो तथाकथित सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, वो सत्ता में आने के बाद भी अपने लोगों के काम नहीं करते। इसलिए समय समय पर उनको ठोकना कचोटना बेहद जरूरी हो जाता है। अभी तक हो ये रहा है कि एक तरफ अर्णव गोस्वामी बैठ करके हिंदुत्व का एजेंडा चलाता है, इस तरफ नफरत फैलाता है, दूसरी तरफ तथाकथित बहुजन पत्रकार बैठ करके मुंह उठा करके भारतीय जनता पार्टी को हर बात के लिए दोष दे देते हैं, बजाय इसके कि वो तथाकथित बहुजनवादी और सामाजिक न्याय वाले नेता कर क्या रहे हैं। अगर समय रहते उन पर सवाल उठाया जाता तो शायद यह स्थिति आज देश देखने को नसीब ना होती। कुछ उदाहरणों से मैं आपको बात समझा देता हूं। 15 दिसंबर 2021 को मैं चित्रकूट में था, किसी कार्यक्रम के सिलसिले में गया हुआ था। वहीं मुझे जानकारी हुई कि वहां हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 14 दिसंबर को मैं वहां पहुंचा, तैयारियां जोरों शोरों पे थी, हजारों की संख्या में कुर्सियां डाल दी गई थीं। दावा किया गया था कि 5 लाख लोग यहां एकजुट होंगे। हालांकि 5 लाख लोग नहीं पहुंचे, लेकिन 1 से 1.5 लाख लोग जरूर वहां पर पहुंचे थे। समझने की बात यह है कि आप इस बात पर तो सवाल उठा सकते हैं कि उस मंच को गैर राजनीतिक कहा गया था, फिर भी वहां पर लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण, धर्मांतरण पर रोक, राष्ट्रवाद, गौरक्षा, मथुरा मंदिर बनाने जैसे तमाम सारे मुद्दे उठे थे, जो सीधे सीधे योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में शामिल हैं। विचारधारा और संगठन की ताकत क्या होती है, ये उस कार्यक्रम के एक पोस्टर से स्पष्ट हो जाती है। वहां पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी जरूर थी, लेकिन वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत से काफी छोटी थी। मुख्य अतिथि थे मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ साइड में छोटे से सिमटे हुए थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामभद्राचार्य से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, बल्कि पीठ के महंत के तौर पर वहां आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बैनर बना हुआ है उसमें गोरक्ष पीठाधीश्वर, गोरक्ष पीठ की तरफ से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वो एज ए मुख्यमंत्री यहाँ नहीं आ रहे हैं, वो एक पीठ के पीठाधीश्वर हैं, गोरक्ष पीठ के। जिस प्रकार से मैं विश्व के पहले किसान देवता मंदिर का किसान पीठाधीश्वर, आपने बहुत पीठे देखी होंगी, अभी तक किसानों की पीठ आपने नहीं सुनी होगी। पहली बार विश्व में किसानों की अपनी एक पीठ बनी, किसानों की अपनी एक पीठ, जिस पीठ का मैं पीठाधीश्वर हूं, किसानेश्वर योगीराज सरकार। ये होती है विचारधारा की ताकत। वहीं दूसरी तरफ तथाकथित सामाजिक न्याय और बहुजनवाद की बात करने वाले नेता, चाहे मुख्यमंत्री हो या पूर्व मुख्यमंत्री हो गए हों, एक कार्यक्रम बता दीजिए विचारधारा का जहां किसी संगठन का मुखिया मुख्य अतिथि हो और वो विशेष अतिथि के तौर पर जाने के लिए तैयार हो जाएं। इस समय मैं चित्रकूट में हूं। यहां 15 दिसंबर को हिंदू एकता महाकुंभ का आयोजन किया जाना है। मालिनी अवस्थी इस कार्यक्रम में है, रूपा गांगुली इस कार्यक्रम में रहेंगी, मनोज तिवारी इस कार्यक्रम में रहेंगे। एक ही महत्वपूर्ण नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास, जो इस कार्यक्रम में रहेंगे। कुछ दिन पूर्व मैंने राम गोपाल यादव के पुस्तक विमोचन पर सवाल उठाए थे। उस पुस्तक विमोचन में मैंने कहा था कि कुमार विश्वास जैसे लोगों को इस बात की छूट होती है कि वो लगातार अखिलेश यादव जैसे लोगों को टोटी चोर भी कहें और उनके पुस्तक विमोचन में मंच पर भी नजर आए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव हो या मायावती, दोनों का रुतबा देख लीजिए। सत्ता में आ जाएं तब तो बात ही अलग है, कोई मिल नहीं सकता, लेकिन सत्ता से दूर भी होंगे तब भी सामान्य लोग नहीं मिल सकते, क्योंकि अपने चारों तरफ जो नवरत्न वो इकट्ठा किए हुए हैं, वो असली मुद्दे, असली बात उन तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। यहीं पर मेरा सवाल है कि इस कार्यक्रम को लेकर के तमाम सारे लोग ये कहेंगे कि वो सत्ता में है, पावर में है, तो इस तरह के कार्यक्रम कर लेते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी बहुजन
समाज पार्टी या बिहार में तेजस्वी यादव की पार्टी, ऐसे तमाम सारे राजनीतिक दल जो सामाजिक न्याय और बहुजनवाद की बात करते हैं, जब वो सत्ता में थे तो विचारधारा बढ़ाने को लेकर के उन्होंने ऐसे कब कार्यक्रम करवाए थे। यहां यही बात समझने की जरूरत है। यहां संगठन ऊपर है, नेता नीचे है, लेकिन बहुजनवाद और सामाजिक न्याय में नेता बहुत ऊपर है, संगठन उसके घुटनों में पड़े हुए हैं। संगठन ऊपर है, इसलिए संगठन के यानी कि आरएसएस के लोग बैठ करके तय करते हैं कि तुमको ये करना है, ये नहीं करना है। हालांकि इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे रामभद्राचार्य जी ने यह जरूर कहा कि यह कार्यक्रम राजनीति से दूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी न सिर्फ मंच पर आए, बल्कि उन्होंने गाने के माध्यम से जो मूल एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद, उसके समर्थन में गाने भी गाए। मन से ही पीएम मोदी के शान में कसीदे भी गढ़े, विपक्षियों पर सवाल भी उठाए। फिर भी कहा जाता रहा कि ये राजनीति से परे है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टियां भारतीय जनता पार्टी से लड़ने का दावा कर रही हैं, वहां मिशन, कैडर, विचारधारा जैसे न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और न ही ऐसे लोगों को आगे बढ़ावा दिया जाता है। किसी एक खास विचारधारा के नाम पर लाखों लोगों को इकट्ठा करके कैसे उनको राजनीतिक डोज दिया जाता है, ये डबल रविशंकर यानी कि श्री सीवी रविशंकर के उस बयान से स्पष्ट हो जाता है। उन्होंने बकायदा मंच पर कहा, जो ईश्वर का भक्त नहीं वो देशभक्त नहीं। मतलब ईश्वर की भक्ति और देशभक्ति एक चीज है। और मोदी भक्त भी यही कहते हैं कि जो मोदी का भक्त नहीं वो भी देशभक्त नहीं। मतलब देशभक्ति, ईश्वर भक्ति, मोदी भक्ति, सारी चीजों को उस मंच से क्लब कर दिया गया था। आलोचना अपनी जगह है, लेकिन इन तमाम सारी चीजों से सीखने की भी जरूरत है। आपके पास न कैडर है, न बूथ मैनेजमेंट है, न कार्यकर्ता है, मीडिया तो अपना है ही नहीं। और जो दूसरा मीडिया भी है, जो जन सरोकारों का मीडिया अपने आप को कहता है, उसको आप अपनी तरफ लाने की कोशिश भी नहीं करते हैं, आगे बढ़ाने की कोशिश भी नहीं की जाती है, उन लोगों से मिला भी नहीं जाता है। इस घमंड में रहा जाता है कि हमारी सत्ता आएगी तो इस गोदी या दलाल मीडिया को हम पैसों से खरीद लेंगे। दिल्ली का चुनाव हारने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी बयान दिया था कि हमारे लिए हार जीत से ज्यादा विचारधारा का बढ़ना है, और वो विचारधारा को सत्ता में रहते हुए, सत्ता में न रहते हुए भी अंदर खाने बढ़ाने का काम करते रहते हैं। वही विचारधारा चुनाव के समय में उनके काम आती है। चुनाव हमारे लिए सिर्फ सरकार बनाने का मौका नहीं होता है। हमारी आइडियोलॉजी, हमारे विचारधारा के प्रमुख मुद्दे जब नई सरकारें बनती हैं, तब इसके आधार पर नीति निर्धारण कर कर ये समस्याओं के समाधान में की दिशा में जाना। तो एक प्रकार से बूथ स्तर से लेकर प्रधानमंत्री जी, हमारे सर्वोच्च नेता तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक, सभी कार्यकर्ता एक ही लय के साथ, एक ही स्पीड के साथ, एक ही दिशा में अलग अलग माध्यम से जनसंपर्क करते हैं। 15 दिसंबर को जिस दिन चित्रकूट में महाकुंभ हो रहा था हिंदू एकता, उसी दिन अयोध्या में 11 राज्यों के सीएम जो भारतीय जनता पार्टी शासित हैं और 2 डिप्टी सीएम को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आरती उतार रहे थे। मतलब वहां से अपनी विचारधारा का प्रसार कर रहे थे। और उसी के आसपास आईआरसीटीसी जो रेलवे में सुविधा उपलब्ध कराता है, वो रामायण यात्रा नाम की ट्रेन को लॉन्च कर रहा था, जहां पर राम के जीवन में झांकी भी चल रही थी। रामायण, हर यात्री को रामायण की एक एक प्रति और तुलसी की माला उपलब्ध कराई जा रही थी। तथा कथित सामाजिक न्याय की बात करने वाले लोगों ने महापुरुषों के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए कि कब पुस्तकें छपवाई, कब साहित्य वितरित करवाया, कब विचारधारा के कार्यक्रम करवाए, विचारधारा के नाम पर लाखों लोगों को कब जुटवाया, ये सवाल अपने आप से पूछना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के बराबर आपके पास पैसा नहीं है, न मीडिया है, तो आपको अपना मीडिया खड़ा करना होगा। पैसे की लड़ाई अपने कार्यकर्ताओं को तैयार करके गांव-गांव पहुंचा करके लड़नी पड़ेगी, वरना धर्म और राष्ट्रवाद की अफीम में मदमस्त हो करके अपनी अपनी जाति के देवी देवताओं को पूजते रहिए और 5 साल, 10 साल, 15 साल ऐसे ही विलाप करते रहिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।